हिंदी की कालजयी और लोकप्रिय कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी कसौटी। तो शुरू करें कहानी कसौटी। और भाभी तमतमाई सी बाहर निकल गईं। वे सब हतप्रभ हो देखते ही रह गए। बात अभी तक पूरी उनकी समझ में आई ही नहीं थी। समझा तो मैं भी नहीं। अजीब दुविधा थी। उन लोगों से बिना कुछ कहे सुने ही बाहर चले जाने का मुझे कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा था, और जिस स्थिति में भाभी गई थीं उसमें उन्हें अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं होता। क्षण भर को मैं ठिठका, फिर नमस्ते की मुद्रा में जुड़े हाथों को सबकी तरफ घुमाता सा बाहर भागा। लगभग भागना ही पड़ा। भाभी अब तक फाटक के बाहर पहुंच चुकी थी। सुनिए तो, मैंने उनके पास पहुंचते हुए कहा, यूँ इस तरह लौट चलना क्या ठीक होगा? सबको कितना बुरा लगेगा। भला रूपा क्या सोचेगी? कोई कुछ नहीं सोचेगा। मैं हूँ ही कौन जो किसी को मेरी बात बुरी लगेगी? मेरी बात की परवाह कौन करता है? भाभी बिना रुके बोलती गईं, कुछ मुझसे कुछ अपने आप से। अच्छा आप यहीं ठहरिए, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। मैंने सोचा शायद तब तक भीतर से कोई आकर उन्हें मना ले जाएगा। आगे से ही ले लेंगे, ऐसा वे कुछ बुदबुदाईं और चलती रहीं। तो इतना गुस्सा होकर मत चलिए, सब लोग आप ही को देखने लगेंगे। आप तो जानती ही हैं कि गुस्से में आप और भी सुंदर दिखती हैं। मैंने उन्हें हंसाने की कोशिश की। ये तो मेरा आजमाया हुआ हथियार रहा है, पर उन्होंने दृष्टि तरेड़ कर मेरी तरफ देखा भर, कहा कुछ नहीं। अकारण ही भाभी इतनी बदल जाएंगी यह मैं सोच भी नहीं सकता था। घर से चलने तक तो बिल्कुल ठीक थी, रास्ते भर भी हंसी खुशी बात करती आईं, और यहाँ पर भी नहीं, मुझे अचानक लगा कि यहाँ आने के बाद ही वे कुछ गंभीर हो गई थी। डेल कार्नेगी को उठाया ही था कि भाभी खाना खाने के लिए बुलाने आ पहुंची। देखिए अब कहीं गायब मत हो जाइएगा, मम्मी ने 2-3 बजे तक पहुंचने को कहा है। क्यों, कोई खास बात है क्या? भूल गए? मैं जानती थी, बताया नहीं था कि रूपा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। भाभी ने उलाहना दिया। पिछले हफ्ते ही तो देख कर गए हैं, अब फिर? मैं घर से निकलने के मूड में नहीं था। वो तो कैप्टन वर्मा थे, आज डॉक्टर श्रीवास्तव आ रहे हैं। इन्हीं के कारण तो हमने पिछले हफ्ते उन लोगों को पक्का जवाब नहीं दिया था। बस आज इन्हें भी देख लें तो कहीं बात पक्की करें। इकलौती छोटी बहन के प्रति उनका उत्तरदायित्व स्वाभाविक ही था। उन लोगों ने जल्दी तय करने की जिद नहीं की। सीधे होंगे हमारी तरह? कुर्सी खींचते हुए मैंने पूछा। क्यों नहीं, भाभी व्यंग से मुस्कुराईं। अपने मुँह अपनी तारीफ बहुत मत किया कीजिए। फिर कुछ रुक कर बोली, वो तो लगभग तैयार ही थे, चाहते थे वापस लौटने से पहले कोई रस्म भी कर डालें, पर पापा ने अचानक पितृपक्ष का बहाना बनाकर बात टाल दी। वो चाहते थे कि बात पक्की करने से पहले डॉक्टर श्रीवास्तव से भी एक बार मिल लें। तो अब की भैया की जगह मुझे जाना पड़ेगा? हाँ साहब, भैया दौरे पर न जाएं तो हमें कौन पूछता है। आज सुबह से ही याद दिलाया जा रहा है। पिछली बार गई तो हमें कानों कान खबर नहीं होने दी। मैंने उन्हें चिढ़ाया। बस रहने दीजिए। घर में आप कभी नज़र भी आते हैं जो कुछ बताएं? लाइब्रेरी का नाम लेकर कहाँ कहाँ जाते हैं हमें सब मालूम है। ज़्यादा मुंह न खुलवाइए, नहीं तो माँ जी से सब कुछ बता दूंगी। हाँ, भाभी ने बनावटी गुस्सा दिखाया। मुझे चुप देख कर वे फिर बोली, घबरा गए? डरिए नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, आगे भी नहीं कहूँगी। माँ जी से भी बस वो केतकी वाला किस्सा ही जरा सा बताया था, और किसी बात की तो उन्हें भनक भी नहीं पड़ने दी। विश्वास ना हो तो पूछकर देख लीजिए, सच। और वे भी खिलखिलाकर हंस दी। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि माँ आती दिखाई दी। वे पड़ोस में हो रहे अखंड रामायण पाठ से लौटी थीं। बात रामायण से होती हुई पाठ में शामिल हुई स्त्रियों के कपड़ों पर जा टिकी। कमरे में लौटकर मैं पुनः डेल कार्नेगी के प्रवचन में खो गया। वही लोगों को प्रभावित करने के तरीके। अब जल्दी से तैयार हो जाइए, भाभी ने फिर आकर याद दिलाया। छुट्टी का दिन खाना खाते ही एक आलस्य सा घिरने लगता है। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, ऐसी जल्दी क्या है, एक नींद ले लूँ फिर? नहीं, उन्होंने टोका। नींद किसी और दिन लीजिएगा, नहीं तो देर हो जाएगी। मेहमानों की तरह पहुँचना क्या अच्छा लगेगा? अरे आपको क्या करना है, देखने तो रूपा को आ रहे हैं। मैंने फिर बात टालने के लिए कहा। वाह, रूपा क्या जाने, वो तो बेचारी घबरा रही होगी। भाभी के स्वर में बड़प्पन झलक रहा था। अरे ये बात किसी और से कहिएगा, मन में लड्डू फूट रहे होंगे। मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, आजकल कोई लड़की नहीं घबराती। क्या आप घबराई थी? घबराई क्यों नहीं थी, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे थे।
हाथ पैर नहीं, यूँ कहिए कि आप फूली नहीं समा रही थीं। मुझे याद है आप कैसे चुपके चुपके भैया की ओर ताक रही थीं। चिढ़ाते चिढ़ाते मैं गंभीर होकर पूछ बैठा, अच्छा भाभी सच सच बताइए, जिस दिन हम पहली बार आपके यहाँ गए थे आपको कैसा कैसा लग रहा था? हटिए, आपको हर समय मजाक ही सूझता है। नहीं नहीं, मजाक नहीं, सीरियसली सच सच बताइए कि आपको कैसा लगा था। अरे भैया, लगना क्या था, डर लग रहा था कि कहीं इनकार ना हो जाए, बस इतना ही, और कुछ नहीं। और क्या, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, क्या बात है? वे अचानक पूछ बैठी। यूँ ही, कोई खास कारण नहीं, बस यूँ ही। बताइए ना। मैं भी अकारण ही आग्रह कर बैठा। क्या बताएं, सब तो ठीक से याद भी नहीं। डर था कि आप लोग मना ना कर दें। ये भी डर था कि आप लोग तो हाँ कर दें पर ये मुझे पसंद ना आए तो। मतलब जो कुछ कल्पना में मैंने देखा था वो वहाँ ना हुआ तो। बस इसी सब का मिला जुला सा भाव रहा होगा, और क्या। अच्छा, अब चलना भी है या यहीं सब पूछते रहेंगे? भाभी बात बीच में ही छोड़कर चली गईं। कल्पनाएं, आशाएं, आकांक्षाएं, यही सब तो मैं जानना चाहता था। 24वां वर्ष, उम्र का वो मोड़ जब मात्र सपनों के सहारे आकाश में विचरते रहने का आकर्षण क्षीण हो रहा होता है, पर यथार्थ से पूरी तरह तालमेल नहीं बैठ पाता। समन्वय के उसी दौर से मैं गुजर रहा था। एमए खत्म करते ही माँ ने शादी की बात शुरू कर दी थी। तब नौकरी ना होने का बहाना था, माँ भी जोड़ न दे पाई। वैसे सभी जानते हैं कि माँ ने कोशिश तो यही की थी कि एक साथ ही दोनों बहुएं आ जाएं। भाभी के आने के बाद उन्होंने कई बार भाभी से मेरे मन की बात जानने को कहा। पहले रिसर्च पूरी करने की जिद करके मैंने किसी तरह उन्हें रोका, पर लगा कि अब बात बहुत दिन तक टलने वाली नहीं। अकेली माँ को समझा भी लेता, पर अब तो भाभी भी उन्हीं के साथ मिल गई। जब बाबूजी को पता लगा कि जुलाई में एक साथ ही 4 स्थान रिक्त होने वाले हैं और विभाग में मेरी नियुक्ति लगभग निश्चित है, माँ मेरी अस्वीकृति को मात्र मेरा शर्मिलापन मानने लगी। उन्होंने ज़ोर शोर से जन्मपत्रियाँ मंगाना शुरू कर दिया। जनार्दन पंडित भी आजकल लगभग रोज ही हमारे घर के चक्कर लगाते। 24वां वर्ष, वो वसंती झोंका जब हर नैनाभिराम छवि मन में बस जाने को मचल उठती। उमेश तो यहाँ तक कहता कि गधा पचीसी में हर लड़की हूर की परी लगती है और हर परी को देखते उससे प्यार हो जाता है। शायद इसीलिए उसकी प्रेम कहानियों की नायिकाओं के नाम और वर्णन तीसरे दिन बदल जाते। सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य, मैं अभी तक इस रोग से बचा रहा था। पर लाइब्रेरी में जब भी वो बड़ी बड़ी आँखों वाली अपनी नागिन सी 2 चोटियाँ लटकाए आती तो पढ़ते पढ़ते न जाने क्यों मेरा ध्यान शब्दों से हटकर उसी में अटक जाता। किताब पर निगाह गड़ाए हुए भी जाने कैसे उसके आने की आहट मुझे मिल जाती, और वो घुंघराले बालों वाली इतिहास विभाग की गोरी गोरी लड़की, वो तो सीधे मेरे सपनों में ही चली आती। पर वहाँ भी मैं उसे टुकुर टुकुर देखता ही रहता, कुछ बोल नहीं पाता। और ये मेरी पागल नज़रें कैसे सुबह 7 बजे आप ही आप खिड़की से बाहर भागने को उतावली हो उठती। जानती है ना कि सामने के घर की कुसुम उसी समय अपने भतीजे को स्कूल छोड़ने आने के लिए निकलेगी। 24वां वर्ष, उम्र का वो पड़ाव जब योग्य पुत्रियों के माता पिता अनायासी मुझ में रुचि लेने लगे, मुझको ध्यान से देखने लगे, रास्ते में मुझे रोक रोक कर बातें करने लगे, बात बेबात मुझसे अपने यहाँ चाय पीने का आग्रह करने लगे। लगा जैसे अचानक ही मैं बहुत लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया हूँ। मेरे क्रियाकलापों की, आदतों की कड़ी निगरानी होती। ये सब कभी कभी असुविधाजनक लगता तो कभी मन को भाता भी। अपने प्रति कुछ अतिरिक्त सजगता भी आ गई लगती। पर माँ और भाभी बहुत प्रसन्न हैं। देखते ही देखते उनका महत्व भी तो बढ़ गया। मिलने आए हर माता पिता उनकी हर बात का समर्थन करते, उनकी हर हाँ में हाँ मिलाते, उनके स्वभाव को सराहते, उनकी बहुमुखी दक्षता की प्रशंसा करते से प्रतीत होते। अक्सर मिठाई का एक डिब्बा भी उनके साथ चला आता है, कभी किसी के प्रसाद के बहाने, कभी कलकत्ते से आए संदेश के बहाने, और कभी बेटी द्वारा नए सीखे व्यंजन के बहाने। उसे लेने से पहले तो माँ एकदम इनकार करती, फिर यह कहकर रख लेती कि नहीं लिया तो लाने वाले का दिल दुखेगा। 24वां वर्ष, भावनाओं का वो संगम जब रात के अंधेरे में मैं किसी की बाहों में बंध जाने के लिए मचल उठता। आकाश में बादल गरजते, मन किन्हीं काली घटाओं में खो जाने को हो आता। रेडियो पर शहनाई गूंजती तो कान उधर ही लग जाते, मन बरबस सेहरा बांधने लगता। हवा पैरों में घुंघरू बांधे थिरकती और मुग्ध मन फूलों की वादी में किसी को खोजने लगता। भैया के कमरे से आती भाभी की खिलखिलाहट अचानक मुझे कुछ और अकेला कर देती।
जिंदगी के कठोर धरातल का सतत एहसास अंकुश न लगा रहा होता तो नई बहू के लिए माँ मेरी मनोहार न कर रही होती, शायद मैं ही उनके इशारे की बाट जो रहा होता। यथार्थ का खुरदुरापन यही रहा होगा जिसने कश्यप से जबरनी उसका वसंत छीन लिया। राका को जिसने भी देखा पसंद किया था। सुंदर, सुशिक्षित, संभ्रांत परिवार से संबद्ध, एक प्रतिष्ठित विद्यालय में प्राध्यापिका। लगा था जैसे कश्यप ने जिंदगी की बहुत बड़ी बाजी जीत ली। बहुतों ने तो उसके भाग्य से ईर्ष्या की होगी। कहा इतनी अच्छी पत्नी के योग नहीं वो, और शायद इन्हीं लोगों की नज़र लग गई खुशियों को। 2 फूल से बच्चे भी उसके घर को बिखरने से नहीं रोक पाए। एक सुबह जब हर उपवन में बाहर आई हुई थी, कश्यप को पतझड़ की तेज आंधी ने घेर लिया। राका घर छोड़ गई, उसे छोड़ गई। कश्यप को उदास देखता तो मेरा दिल एक अनजाने भय से भर उठता। क्या प्रणय का यह भी एक संभावित पहलू है? पर राका ने ऐसा क्यों किया होगा? इतनी शिष्ट, इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी। कश्यप ही तो बता रहा था कि राका के पिता ही नहीं, सभी संबंधी एक से एक ऊंची जगह पर हैं। छोटी दोनों बहनें भी अच्छे घरों में ही गईं। बड़े बहनोई सरकारी अस्पताल में सर्जन, छोटे आर्मी में मेजर, बड़े भाई पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर, छोटे आईपीएस अफसर, पिता आईसीएस के गिने चुने रिटायर्ड लोगों में से। इस लिस्ट में कश्यप ही कहीं फिट नहीं बैठता था। पर राका ने स्वयं ही तो उसे पसंद किया था, अपनी इच्छा से शादी की थी। फिर क्या गलत हो गया? कहाँ? कब? कश्यप अपने अतीत को पन्ना पन्ना करके मित्रों के सामने खोल कर रख देता, शायद मन हल्का करने के लिए। पर वहाँ तो आने वाले तूफान का कहीं कोई संकेत नहीं था। राका के भीतर बढ़ते असंतोष का भी तो कभी किसी को पता नहीं चला। फिर भी कुछ था जिसने दीमक बनकर उनकी ज़िंदगी को चाट डाला। क्या था वो? वो क्या होता है जो हरे भरे बसंत को देखते देखते ही जलाकर राख कर देता है, होठों से मुस्कान छीन लेता है, मन के सारे गीत चुरा लेता है? क्या होता है जो सरिता के निर्मल मीठे जल को पल भर में समुद्र का खारा पानी बना डालता है, और प्यासा इंसान उस खारेपन की कैद से मुक्ति के लिए छटपटाने लगता है? फूलों की महक अचानक कहाँ चली जाती है? खुशियाँ अनायासी बदरंग क्यों हो जाती हैं? शीतल चांदनी चिलचिलाती धूप में कैसे बदल जाती है? राका ने ऐसा क्यों किया? देखा जाए तो कश्यप जैसा पति पाकर कोई भी लड़की गर्व कर सकती थी। पढ़ने लिखने में हमेशा से ही तेज, एक अच्छे विद्यालय का जाना माना अध्यापक, अखबारों पत्रिकाओं में भी यदा कदा उसका कुछ ना कुछ छपता रहता। एकेडमिक काउंसिल का सदस्य चुना जाना सहयोगियों में भी उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। छरहरा बदन, रंग सांवला है तो क्या, वो तो राका ने पहले ही देख सुनकर उसे पसंद किया था। फिर अचानक क्या हो गया? और राका का दिया हुआ उसका नाम नाटू। ये नाम राका ने क्यों दिया उसे? नाटा तो हरगिज़ नहीं था। 5-8 के करीब तो होगा ही। ऐसे लोग नाटे होते हैं क्या? मैं तो उससे 1 इंच कम ही हूँ, तो क्या मैं भी? क्या राका मात्र कद देख रही थी? कहीं वो दूसरी लंबाइयों की बात तो नहीं सोचती थी? भौतिक, आर्थिक, सामाजिक? कश्यप का ख्याल आते ही मन कुछ घबरा उठता। संतरास की ये तलवार तो किसी के सिर पर भी लटक सकती है, किसी को भी जिंदा ही मौत के घाट उतार सकती है। निदान शायद यही है कि सिर झुकाए चाय की ट्रे लाने वाली को मात्र एक सजी संवरी गुड़िया न समझकर उसके मन की बात भी जान ली जाए। पर कैसे? भाभी कहती तो हैं कि हर लड़की की कल्पना में उसका जीवन साथी, उसका भावी घर बसा होता है। पर यह सब पता कैसे चले? क्या पूछने भर से कोई बता देगी? ये पूछना भी तो कितना अजीब लगेगा कि आप कैसा वर चाहती हैं। सही सही बता दीजिए, जिससे पता चल जाए कि मैं आपकी कल्पना के अनुरूप बैठता हूँ या नहीं। फिर यही क्या भरोसा कि वो स्वयं अपने मन को जानती ही होगी। प्रेम विवाह? कश्यप ने ही कौन से तीर मार लिए? और फिर यूँ तय करके प्रेम करने थोड़ी ही निकला जाता है। अनजाने ही मन कहीं बंध जाए तो ठीक है, नहीं तो थ्रू प्रॉपर चैनल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। भाभी तो खुश दिखती हैं। खुश हैं मतलब ये कि भैया उनकी कल्पना के फ्रेम में फिट हो गए। उन्हीं से पूछा जाए कि उन्होंने क्या सोच रखा था। लेकिन वे तो मजाक समझकर या तो बात बदल देती हैं या उठकर चली जाती हैं। भैया हैं भी तो अच्छे, कितने लोग इतनी अच्छी जगह निकल पाते हैं। क्या रौब दाब है, फिर अच्छा व्यक्तित्व, शांत स्वभाव, जाना माना घर। तो क्या कश्यप अच्छा नहीं था? उसको तो कभी किसी ने ऊंचा बोलते भी नहीं सुना।
सुना था कि वो घर में भी राका का हाथ बटाता था, उसको रोज़ कॉलेज ले जाने और वापस लाने का काम भी नियम पूर्वक करता था। पुरी बता रहा था कि राका के छोटे बहनोई की क्लब पार्टियों में जाने के लिए कुछ दिन बॉल डांस भी सीखा था उसने। फिर और रूपा, अच्छा रूपा क्या सोचती होगी, क्या चाहती होगी? भाभी ने तो ये भी नहीं बताया कि आज वाला लड़का कौन है, कहाँ का है। कैप्टन वर्मा के विषय में ही क्या मालूम है, मैंने पूछा भी तो नहीं। रूपा की बात तो शायद वे ठीक ठीक बता दें। तुम अभी लेटे ही हो? माँ ने चाय का प्याला मुझे देते हुए कहा। जल्दी से तैयार हो जाओ। 2:45, 5 बजे तो वो लोग आ ही जाएंगे। जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। आजकल पहनने ओढ़ने की ओर कुछ अधिक ही ध्यान देना पड़ता है। पता नहीं कहाँ किस समय भाभी अर्धांगिनी मिल जाए। वाह वाह, क्या बढ़िया लग रही हैं। भाभी को देखते ही मैंने कहा। मैं नहीं चाहता था कि देर हो जाने के लिए वे कुछ कहें। थैंक यू, वे मुस्कुराईं। पर आप क्यों इतना सच कर चल रही हैं? देखने तो रूपा को आ रहे हैं ना। टाई की गांठ लगाते हुए मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया। वे चुपचाप गले का लॉकेट ठीक करती रहीं। इतनी सुंदर साड़ी रूपा पहनती तो कोई बात भी थी, ये ना हो कि रूपा आपके सामने फीकी पड़ जाए। ऐन वक्त पर टाई पिन जरूर खोता है। तो क्या हुआ, मेरी साड़ी तो रूपा की साड़ी से अच्छी होनी ही चाहिए, मैं उससे बड़ी जो हूँ। स्वयं को शीशे में निहारते हुए भाभी ने कहा। शीशा मत तोड़ डालिएगा, बहुत बनाने लगे हैं आप। अच्छा आप जल्दी कीजिए। भाभी सचमुच उतावली हो रही थी। एक बात बताइए, रिक्शा चलने पर मैंने कहा, रूपा से तो पूछ लिया है कि उसे कैसा लड़का पसंद है? उससे क्या पूछना, हमसे किसने पूछा था? सब जानते हैं कि कैसे घर में लड़की सुखी रहेगी। कैसे घर में? आजकल इन सब बातों में आपका बहुत दिमाग चलने लगा है। माँ जी से कहकर जल्दी ही बात तय करनी पड़ेगी। कोई खास पसंद हो तो बता दीजिए, मैं कह दूंगी। बताइए ना, आप यूँ बात बदला करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं किया करूँगा। अरे अरे, इतनी सी बात पर नाराज़ हो गए? अच्छा बाबा सुनिए, हमारे ख्याल से हर लड़की चाहती है कि उसका पति अच्छे पद पर हो, सुंदर हो, सुशील हो, उसे चाहता हो। और क्या, बस यही सब? और कुछ नहीं? और क्या? और यही कि नए घर में सब उसे प्यार दें, आदर दें, बस। हाँ और क्या। कश्यप तो राका को आंखों पर बिठाए घूमता था, वो भला और क्या चाहती थी? मैंने मन में सोचा। बस। मैंने फिर पूछा। और यही कि उसका पति अड़ोस पड़ोस में सखी सहेलियों में किसी से 19 ना हो, कुछ बढ़कर ही हो सबसे, किसी ना किसी बात में। भाभी अपने संकोच बताने लगी। कश्यप यहीं छोटा पड़ गया क्या? 3:45 बज चुके हैं। भाभी रिक्शा वाले से तेज चलने को कह रही हैं, वे लोग आ भी जाएंगे। देखना तो रूपा को है ना, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे इंटरव्यू उसका नहीं आपका हो। पर इंटरव्यू लेना तो मुझे है, वे हंसी। मम्मी पापा को नहीं? पहले कुछ अटपटा अवश्य लगा था, लेकिन अन्य किसी संबोधन के अभाव में भैया की देखा देखी भाभी के मम्मी पापा को मैंने भी मम्मी पापा का संबोधन दे दिया था। वे भी देखेंगे, पर असली बात तो मैं ही करूँगी। मुझे मालूम है रूपा कहाँ अधिक खुश रहेगी, और फिर आजकल की बातें मम्मी पापा कर भी कहाँ पाएंगे, वे दूसरी बातें करेंगे। अच्छा बताइए, क्या देखेंगी आप? ऐसे थोड़ी बताया जा सकता है। फिर भी ऐसे कहना मुश्किल है, बस देखकर बात करके पता चल जाएगा कि रूपा के लिए वो ठीक होगा या नहीं। तो अंतिम निर्णय आपका होगा या रूपा का? मैंने फिर पूछा। हमारा, भाभी गर्व से बोली। आखिर मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, रूपा से अधिक बुरा भला समझती हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो आज आप किसी के भाग्य का निर्णय करने जा रही हैं? पहले भी मिली हैं क्या? कहाँ, बस पापा ने देखा है और वो देखते ही महाशय जी पर ऐसे लट्टू हो गए कि कुछ पूछिए मत। उनके हिसाब से तो डॉक्टर श्रीवास्तव से अच्छा लड़का दुनिया भर में कोई नहीं होगा। तभी तो पिछले हफ्ते बात टाल दी, वरना मम्मी तो कैप्टन वर्मा को ही पसंद कर चुकी थी। अब तक तो परीक्षा भी हो चुकी होती, पापा ही नहीं माने। वे चाहते थे कि हम सब एक बार इन्हें भी देख लें। भाभी ने पूरा विवरण दे डाला। भाई देखिए, बहुत सख्ती ना दिखाइएगा, सवाल भी ऐसे टेढ़े मेढ़े ना पूछिएगा कि बेचारा घबरा ही जाए। अरे सवाल क्या करने हैं, मुझे तो बस देखना ये है कि। भाभी ने बात अधूरी छोड़ दी। कि? अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। उन्होंने रिक्शे से उतरते हुए कहा। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँगा ही नहीं। मैंने रूठने का सा अभिनय किया। ओफो, आप तो बहुत परेशान करते हैं। अब चलेंगे भी या बातें ही करते रहेंगे?
पहले ही बहुत देर हो चुकी है। भाभी को बस निकलने का बहाना मिल गया था। पहले बताना होगा, मैंने मुस्कुराते हुए अपना अभिनय जारी रखा। अच्छा बाबा, लौटते समय बता दूंगी, सच। वादा? हाँ हाँ वादा। भाभी ने सहमति प्रकट की। भाभी मम्मी को कोई सफाई दें उससे पहले उन्हें उल्हाना मिल गया। अब आई हो मेहमान की तरह। पापा ने पास बिठाते हुए मेरे कंधे थपथपाए। बड़ा अच्छा किया बेटा, तुम भी आ गए। तुम्हें तो कुछ पहले आकर इंतज़ाम देखना चाहिए था। नियत समय पर वो लोग आए। डॉक्टर श्रीवास्तव, उनकी माँ, भाई भाभी व छोटी बहन। औपचारिक परिचय आदि के बाद परंपरागत चाय का दौर चला। डाइनिंग टेबल पर सब प्लेटें पहले से ही सजी थीं। रूपा प्यालों में चाय डालने लगी। शहर में खोए पर लगे प्रतिबंध की बात करते हुए भी उन सब की नज़रें उसी पर टिकी रहीं। भाभी जाने क्यों तभी से कुछ सुस्त सी हो गईं। उन्होंने डॉक्टर साहब से मुश्किल से 2-4 बातें की होंगी, उनके काम के बारे में, काम के घंटों के बारे में, रोगियों के बारे में। मेरा ध्यान उनकी छोटी बहन स्वाति की तरफ केंद्रित था। भाई से मिलती जुलती शक्ल, पर चेहरे पर एक अतिरिक्त सलोनापन, और आंखें कितनी बड़ी बड़ी। भाभी कुछ अधिक ही गंभीर दिखाई दे रही थी। पापा अचानक पूछ बैठे, क्या बात है दीपा, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं पापा, सिर में कुछ दर्द सा हो रहा है, ठीक हो जाएगा। भाभी ने जैसे बात टालने भर के लिए धीरे से कहा। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? डॉक्टर श्रीवास्तव बोल उठे। स्वाति देखो तो, शायद तुम्हारे पर्स में गोलियां हों। उनकी तत्परता सबको अच्छी लगी। मम्मी पापा के चेहरों पर एक मुग्ध भाव तैर गया। छोड़िए भी, ये तो चलता ही रहता है। बस भाभी के ही चेहरे पर वैसा कोई भाव नहीं आया था। स्वाति तब तक मेज पर से पानी ले आई थी। कितनी अच्छी लड़की है, मेरे मन ने कहा। तभी बातों ही बातों में पता चला कि उसका रिश्ता बम्बई के किसी इंजीनियर से तय हो चुका है। घर वाले दोनों शादी साथ ही करना चाहते हैं, इसी से कुछ समय रुके हैं। मुझे धक्का सा लगा, हल्का सा सिर दर्द भी महसूस हुआ। सोचा एक गोली मैं भी खा लूँ, पर पानी के गिलास का ही सहारा लेना पड़ा। पापा ने डॉक्टर श्रीवास्तव के बारे में गलत नहीं कहा था। बढ़िया लंबाई, सुंदर नक्श, घुंघराले बाल, चिकनी सपाट त्वचा। आंखें कुछ छोटी जरूर थीं, पर उनमें भी एक तरल सी मुस्कुराहट जो बरबसी दूसरे को बांध ले। थोड़े से मोटे हो जाएं तब तो गजब ही ढा दें। माँ तो हम दोनों की ही नज़र उतारते नहीं थकती, पर उनके सामने जाने कब मैं भैया से उनकी तुलना करने लगा। भैया का चश्मा और गेहुआ रंग पहली बार मुझे खटका। पर माँ कहती हैं लड़कों की शक्ल नहीं देखी जाती, गुण देखे जाते हैं। तो भाई गुणी तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं ही। बाकी रहा स्वभाव, तो वो तो 24 घंटे साथ रहने वाले भी नहीं जान पाते। बातों ही बातों में रूपा के अभिनय का जिक्र छिड़ जाने पर मम्मी भीतर तस्वीरें लेने गईं। तभी जैसे पापा को भी कोई ज़रूरी बात याद आ गई। संकेत से वे भाभी को भी पीछे आने के लिए कहते गए। तस्वीरें खोजने में कुछ अधिक ही समय लगा, पर लौटे तो तीनों के चेहरे फीके फीके से लगे। उदासी और तनाव की अस्पष्ट सी सलवटें। शायद मेरा भ्रम ही रहा हो, पर कुछ था जो भीतर ही छूट गया था। अब शादी के अनुकूल मौसम पर बात आ गई। डॉक्टर साहब के घर वालों की तरफ से शायद बात पक्की थी, क्योंकि उनकी माँ शादी के लिए जाड़े के मौसम को ही ठीक बता रही थी। संकेत पूरी तरह स्पष्ट था। शायद डॉक्टर साहब भी रूपा को पसंद करके अपनी माँ को कुछ संकेत दे चुके थे, पर मम्मी हाँ हूँ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बोले। पापा भी जैसे ये संदर्भ टालना चाह रहे हों। भाभी ने शायद अपना निर्णय अभी नहीं दिया। शायद उन्हीं के जवाब पर बात टिकी हो, जैसा कि वे कह रही थी। लेकिन अगर और सबको पसंद है तो भाभी भला कैसे मना कर सकती हैं, और भला क्यों? पापा ने अगली सुबह उनसे मिलकर सब बातें तय करने की बात कही। मेहमानों के जाते ही सबके चेहरे भाभी की तरफ घूम गए। भाभी सिर दर्द के कारण वही दीवान पर लेट गई थीं। मैंने स्थिति समझे बिना रूपा को चढ़ाया। लीजिए, आप बैठे बैठाई डॉक्टर नहीं बन गई, लोगों को बरसों एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं। उसका चेहरा साड़ी के गुलाबी रंग से अचानक मेल खाने लगा। कहिए, क्या गलत कहा था मैंने? पापा जैसे सभी को संबोधित करते हुए पूछ बैठे। अच्छा तो है, मम्मी बोलते बोलते भाभी की ओर देखने लगी। अब बताइए, उस दिन हाँ कर देती तो? पापा अपनी पसंद की पूरी तरह दाद चाहते थे। हाँ, अच्छा ही किया। वैसे लड़का वो भी बुरा तो नहीं था, रंग ही तो सांवला था जरा सा, और क्या। अपनी बात कहते हुए मम्मी ने भाभी की ओर प्रश्न दृष्टि डाली। तुम भी कमाल करती हो, पापा चिहुक रहे थे। इनका और उनका कोई मुकाबला है भला? अचानक जैसे उन्हें कुछ याद आया।
हाँ दीपा, तुम क्या कह रही थी तब? मैं ठीक से समझ नहीं पाया। कुछ कह रही थी ना? कह रही थी कि मुझे तो कैप्टन वर्मा ही अधिक अच्छे लगे। भाभी के स्वर में दृढ़ता थी। उत्तर देते हुए वो उठ बैठी। क्या? वे जैसे कानों पर विश्वास नहीं कर पाए। रूपा भी झुमके उतारते उतारते उनके पास चली आई। हाँ, भाभी ने उसी दृढ़ता से कहा, मुझे तो आपके डॉक्टर साहब जरा भी अच्छे नहीं लगे। ये तो तूने तब भी कहा था, मगर क्यों? ये मम्मी थी। ये मैं नहीं बता सकती, बस नहीं लगे तो नहीं लगे। भाभी फिर लेट गई। पर कोई तो कारण होगा। बिना बात थोड़ी कोई किसी को नापसंद कर देता है। हमें भी तो पता चले कि तुझे ऐसी कौन सी बुराई दिखी उनमें जो हमें नहीं दिखाई दी। मम्मी अभी तक हैरान थी। कैसे अजीब अजीब तरह से देख रहा था। भाभी ने आंखों पर हाथ रख लिया। किसे? मम्मी पापा ने साथ ही साथ पूछा। सबको। सबको? पापा हैरान हुए। तुझे देख रहा था? मुझे क्यों देखेगा? भाभी तमक कर उठ बैठी। सबको देख रहा था। मुझे इतना खराब लगा? हमें तो उसके देखने में कोई बुराई नजर नहीं आई। मम्मी को झुंझुलाने लगी। भाभी चुपचाप लेटी रही, वैसे ही आंखों पर हाथ रखे हुए। तू ठीक ठीक क्यों नहीं बताती? इतना अच्छा लड़का यूं बिना बात हाथ से निकल जाने देने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। मम्मी की आवाज़ कुछ तेज हो आई। मैं बेकार की बात ही तो करती हूँ, फिर मुझसे पूछते क्यों हो? जो मन में आए करिए। मैं तो बोल भी नहीं रही थी, पापा ने ही बार बार पूछा। भाभी आंसू पोंछने लगी। गुस्सा मत करो, उससे समझा कर पूछो कि आखिर बात हुई क्या। पापा मम्मी को समझाने लगे। ये तो मानती हो कि उसकी नज़र पहनी है, वो बड़ी है, पढ़ी लिखी, समझदार है। वो तो सब ठीक है, पर वो बताए तब तो। मम्मी की सब खुशी गायब हो चुकी थी। आ बेटी मेरे पास आ, मुझे बता क्या बात है। पापा ने पुचकार कर भाभी को अपने पास बुलाया। जो बात थी मैंने बता दी। आपका मन हो मानिए, ना मन हो ना मानिए, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ। भाभी उनके पास सोफे पर आ बैठी। उसने तुझसे कुछ कहा? पापा ने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। नहीं, मुझसे क्या कहेगा? फिर क्या बात है, मुझे नहीं बताएगी? भाभी अपने पापा की लाडली बिटिया थी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो ठीक नहीं है। आगे आपकी मर्जी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आपको मेरी बात बेसिर पैर की लगे तो ठीक है। भाभी एकदम उठ खड़ी हुई। अब मैं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मेरी ओर देखती हुई बोली, आप चल रहे हैं? मैं कुछ जवाब दे पाता उसके पहले ही मम्मी को एक गुस्से भरी नमस्ते कहकर वे बाहर निकल गईं। भाभी आखिर बात क्या हुई? रिक्शे में बैठकर मैंने पूछने की कोशिश की। कुछ नहीं। कुछ तो हुई होगी जो आप अचानक इतनी गंभीर हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस मुझे वो अच्छे नहीं लगे तो नहीं लगे। इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? लग रहा था जैसे भाभी कुछ छिपा रही हैं। ऐतराज़ की बात तो नहीं है, पर अच्छे लगे क्यों नहीं? देखिए ना, मम्मी पापा आपको इतना मानते हैं, तभी तो कारण जानना चाहते थे, जिससे बाद में किसी को शिकायत ना रह जाए। मैं उन्हें शांत करना चाहता था, पर साथ ही कहीं वो सब जान लेने की भी इच्छा थी जो भाभी छिपा रही थी। मानते होते तो इतनी पूछताछ नहीं करते। मैंने एक बार कह दिया कि ये लड़का अच्छा नहीं है। मुझे कैप्टन वर्मा ज़्यादा अच्छे लगे, जो पिछले हफ्ते आए थे। भाभी फिर बचकर निकल गई। लेकिन क्यों? वो देखने में इतने अच्छे हैं, एमडी हैं, तो होशियार भी होंगे। बोलने चालने में भी आप कोई कमी नहीं निकाल सकेंगी। आप तो मुझे ही अच्छा बताती हैं, वे तो मुझसे कहीं अच्छे हैं। तो इससे क्या होता है? उन्होंने बीच में ही बात काट दी। होता क्यों नहीं? जब सब बातों में इतने अच्छे हैं तो कोई खास ही कारण होगा ना मना करने का। बुरा मत मानिएगा, पर मुझे तो भैया से भी ज़्यादा अच्छे लगे। मैं कहीं गया। तभी तो भाभी बीच में ही चुप हो गई। क्या? मैं ठीक से समझ नहीं पाया। फिर पूछने पर भाभी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। काफ़ी देर तक रिक्शे की खचर पचर ही सुनाई देती रही। एक परख दृष्टि ये भी हो सकती है, पहले मैंने कल्पना भी नहीं की थी। भाभी उत्तर देकर चुप थी, पर उनके उत्तर को मैं बड़ी देर तक बार बार सुनता रहा। भाभी का उत्तर इन दिनों घुमड़ते कुछ और प्रश्नों का भी उत्तर था। ऐसा उत्तर जो कई नए प्रश्न चिन्ह लगाता जा रहा था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी कसौटी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।